अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चुनाव सिलेक्शन हो चुका है और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का नाम निकला है। अब आज के इस वीलॉग में मैं आपको 3 अहम पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इस तरह कन्फ्यूजन को क्लियर करना चाहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि जी जस्टिस याहिया आफरीदी साहब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ये कह देंगे जी मुझे मंजूर नहीं है, मंसूर अली शाह सबसे सीनियर मोस्ट हैं, लिहाजा वही चीफ़ जस्टिस होंगे। तो मैं आपको ज़रा ये आज बता दूं कि क्या याहिया आफरीदी साहब इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं या नहीं। दूसरा, मैं आपको कासिम रोंजो साहब की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अख्तर मेंगल साहब के साथ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की कहानी क्या है, टेलीविज़न चैनल्स को मैसेज भेजा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मैसेज क्या था, फिर वीडियो मैसेज जो उनका आया कासिम रोंजो साहब का, ये जो बीएनपी के सेनेटर हैं जिन्होंने भी वोट भी डाला सेनेट में आईनी तरमीम के हक़ में और फिर इस्तीफ़ा भी दे दिया है, और अख्तर मेंगल साहब जो पार्टी के सरबराह हैं उनकी मर्ज़ी के बगैर किया है। तो उसकी असल कहानी क्या है, पीछे बैकएंड पे क्या चल रहा है, मैं आपको वो बताऊंगा। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मेरे पास एक ख़बर है, उस ख़बर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि असल कहानी क्या है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने आकर एक वीडियो रिकॉर्ड करके चलाई अडियाला जेल के बाहर के, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद से मिलकर आई हूँ और मैंने वहाँ पर अपने वालिद से ज़ैन कुरैशी की भी बात की है। तो मेरे वालिद ने क्या कहा और इसका एक पूरा एक गेम प्लान है, वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जस्टिस याहिया आफरीदी साहब इनका सिलेक्शन हुआ है और सीनियर मोस्ट मंसूर अली शाह साहब थे, वो काबिल कबूल नहीं थे। वो काबिल कबूल इसलिए नहीं थे कि क्या वो नालायक आदमी है, क्या उनको कानून नहीं आता, उनको आइन की नहीं समझ है, उनका तजुर्बा नहीं है, वो नए नए किसी की पर्ची पे आके सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए हैं, जुमा 8 दिन हुए हैं, लिहाजा उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता, उनका भी नंबर ही नहीं था। नहीं, ऐसा सब नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ जो मेरिट होता है ना वो डीमेरिट हो जाता है, और जो डीमेरिट होता है वो आपका मेरिट हो जाता है। मतलब आप जितनी खुशामद करें, जितने आप किसी की खिदमत गुजार हों, जितनी आप किसी की मर्ज़ी की बात करें, तो उतना ही आपके लिए सब कुछ ओके है, सब कुछ सेट है, आपके लिए सब कुछ बिछ जाएगा, आपकी खिदमत में सब पेश कर दिया जाएगा, आपको ओहदों से नवाजा जाएगा, आपको माल से नवाजा जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप खुशामदी नहीं हैं और आप बात करेंगे, अपराइट आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, तो फिर आपकी दाल नहीं गलेगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का ये मसला है कि वो अपराइट आदमी हैं, उन्होंने वो नहीं किया जो हुकूमत चाहती थी, उन्होंने हुकूमत की खुशामद नहीं की, उन्होंने हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं सुनाए। हुकूमत चाहती थी कि मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ हुकूमत को, यानी कि माल गनीमत, लूटा हुआ माल, हमारी सीट्स नहीं हैं पर हमें मिल जाएं। मंसूर अली शाह ने ऐसा नहीं किया, बाकी जो उनके साथ 7 और जजेस थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, लिहाजा उनमें से कोई भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। गवर्नमेंट को पसंद ऐसा ही जज होना था कि जो कोई मुनाफिक होता, यानी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सारे मामलात को चलाता। उनको चाहिए था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसा चीफ़ जस्टिस, ऐसा जज कि जो उनके इशारों पर फ़ैसले सुनाए, जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दे, जो इंसाफ पे से लोगों का भरोसा ही ख़त्म कर दे, ऐसा आदमी चाहिए था। अब पिछले साल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जब नाम अनाउंस हुआ, उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ चीफ जस्टिस का, तो क्या बिल्कुल सर पे हुआ, यानी कि वो जब जंज बुए पे आ गई थी, दरवाजे पर आ गई थी जंज, तब हुआ था? नहीं, उनका उनके टाइम से कोई 75-76 दिन पहले हो गया था। क्यों पहले हो गया था? क्या कोई रिक्वायरमेंट थी, आईनी कानूनी रिक्वायरमेंट थी? बिल्कुल नहीं। क्या कोई जल्दबाजी थी कि यार जल्दी से नाम अनाउंस करें क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या आईएमएफ ने कोई शर्त रखी हुई थी कि भाई आप 2023 में अगर चाहते हो कि हमसे कोई पैसा मिल जाए, उधार मिल जाए, लोन मिल जाए, तो अपने चीफ जस्टिस का नाम अनाउंस करो? ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। वो सब इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पर आपने अपनी मर्ज़ी का हैंड पिक्ड आदमी या आपकी मर्ज़ी का मनपसंद आदमी प्लांट करना था, जिनसे फिर आपने आगे फ़ायदे लेने थे, जो कि आपने फ़ायदे लिए भी। उमर अता बंदयाल आपको काबिल कबूल नहीं थे। आप चाहते थे कि पहले से ये नाम अनाउंस कर दो ताकि कोई झगड़ा ना पड़े, कोई फसाद ना हो और अगला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बन जाएं, जो कि वो बन गए। और अब की बार क्यों नहीं हुआ? जब आप हुकूमत से पूछते थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछते थे, दीगर और से पूछते, वो कहते जी बिल्कुल हो जाएगा, जब होगा टाइम आएगा तो कर दिया जाएगा, मंसूर अली शाह ही होंगे, ये होगा वो होगा। बदनीयती थी, नीयत साफ़ नहीं थी। ये जो आइनी तरमीम है, इसको लाने का जो मकसद था वो मकसद पूरा हो गया, वो मकसद अचीव हो गया। और मकसद ये था कि मंसूर अली शाह का हर सूरत रास्ता रोकना है, रास्ता इनका काटना है।
और वही किया गवर्नमेंट ने अपनी मर्ज़ी की तरमीम कर ली। और जो मैं कहता रहा हूँ आपसे कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई के लिए ठीक नहीं है, ये धोखा देंगे, इन पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, लोग नहीं मानते रहे। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता साबित होता जाएगा कि किस तरीके से। अब देखें ना, इस आइनी तरमीम में वोट डाला उनकी जमात ने, JUIF ने, और उसके नतीजे में ये फार्मूला सामने आ गया कि जी टॉप 3 में से सिलेक्शन होगा। फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि जी जब आर्मी चीफ टॉप 5 में से हो सकते हैं तो फिर चीफ जस्टिस क्यों नहीं। देखें, वहाँ पे यही फार्मूला चलता चला आ रहा है कि टॉप 5 में से सिलेक्शन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर भी अगर पहले कभी हो गया होता तो बात समझ में आती थी। आपने ऐसे मौके पर किया कि जब नज़र आ रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह इनके लिए ख़तरा है, क्योंकि इनकी जो लूटी हुई हुकूमत है, जो डकैती के नतीजे में है, वोटों पे डाका डाल के जो हुकूमत कायम हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, वज़रा बने हैं, ताकत के ऐवानों में लात पे लात रख के बैठे हुए होते हैं और सरकारी ख़जाने से गले से तनख्वाहें भी ले रहे होते हैं, मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली, ये सब नहीं होना था, ये रोल बैक हो जाना था, यानी कि छुट्टी हो जानी थी। तो इसी डर खौफ से ये पूरी एक प्लान, एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया है। जस्टिस याह्या आफरीदी के बारे में मैं आपको 2 बातें बता दूं। एक तो ये कि जस्टिस याह्या आफरीदी को जो चीफ जस्टिस बनाया गया है, उनका सिलेक्शन हो गया है। इस सिलेक्शन के बाद जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने कुछ वकुला को भी सुना है कहते हुए कि जी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखें, आप अपनी ख्वाहिशात को तो सामने रख कर ये बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि ये पहले से ही तय करके मामला हुआ है और ये पहले से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और इस अंडरस्टैंडिंग के तहत जस्टिस याह्या आफरीदी ने हामी भरी है तो उनका सिलेक्शन हुआ है। यानी कि पहले से उन्होंने ये कन्वे कर दिया था कि अगर मेरा नाम चुना गया, मुझे सिलेक्ट किया गया, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा, जस्टिस याह्या आफरीदी के हक़ में ये जो सेनेटर एमल वली हैं, इन्होंने अभी सेनेट में तकरीर करते हुए कहा था कि हमें कोई लाहौरी जज नहीं चाहिए। आपको पता है वो क्यों कहा था? इसलिए कि उनके साथ उनका लिंक है। लिंक क्या है वो आप ज़रा सुन लीजिए और समझ लीजिए। अमीर हैदर होती जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा भी रहे हैं, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उनके जस्टिस याह्या आफरीदी रिश्तेदार हैं। और एमल वली ANP, तो आपके सामने लिंक निकल आया कि लिंक क्या बनता है, कनेक्शन क्या बनता है। तो जस्टिस याह्या आफरीदी को इसीलिए सिलेक्ट किया गया है, और फिर आगे जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, दोनों में से किसी एक को दोनों तो खैर आइनी बेंच में होंगे, लेकिन किसी एक को हेड बना दिया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन को ही हेड बनाया जाएगा आइनी बेंच का, और इस तरीके से हुकूमत आराम से इत्मीनान से बैठ जाएगी कि हम अब कहीं नहीं जाने वाले हैं, PTI हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती है। ये बात हो गई हमारी जुडिशरी की और इस पूरे प्रोसेस की, इस पूरे तरीक़ेकार की। वकला कहते हैं कि जी हमारी लाश पे से गुजर के जाना होगा, हमारी लाश पे से गुजरते हुए आइनी तरमीम करनी होगी। तो आइनी तरमीम हो गई, और इस आइनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस का सिलेक्शन भी हो गया। तो बताइए वकला किधर हैं? अगर वकला ने निकलना होता तो जब पिछले साल 2023 में उमर अता बंदयाल साहब सरबराह थे, उस बेंच के चीफ जस्टिस भी थे, और ये फैसला सुनाया गया कि जी पंजाब में इलेक्शंस फलां तारीख को होंगे, KPK के इलेक्शंस के बारे में बात हुई, असम्बलियाँ दोनों डिसॉल्व हो चुकी थी, 90 रोज़ में आइन के मुताबिक फैसला इलेक्शंस होने थे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए। तो क्या उस वक्त आइन पामाल नहीं हुआ? क्या उस वक्त आइन की धज्जियाँ नहीं उड़ाई गई? क्या उस वक्त आइन को रोंदा नहीं गया? तो उस वक्त वकला किधर थे कि जब इस तरीके से आइन के मुताबिक सुनाए गए फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, और उस फैसले को मानने से इनकारी था। उस वक्त हमारे ये वकला और वकला की तहरीक और वकला का मार्च कहाँ था कि जब कौमी असम्बली भी डिसॉल्व होने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शंस होने थे पूरे मुल्क में, लेकिन 90 रोज़ में नहीं हुए। उस वक्त वकला किधर थे? और अभी 12 जुलाई को जो फैसला सुनाया गया था मखसूस नशिस्तों का, वो भी फैसला फुल कोर्ट के 8 जजेस ने सुनाया था। तो उस वक्त आइन की बहाली के लिए, आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कानून की, आइन की बालादस्ती के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए उस वक्त वकला क्यों नहीं निकले? तो जो तब नहीं निकले वो अब कैसे निकलेंगे? बस इन्होंने बड़के मारनी है, तकरीरें करनी है, जिस तरह वो फिल्मों में है ना, पंजाबी फिल्मों में बड़क मारते हैं, ओए जागीरदारा, बस इनका यही है, ओए जागीरदारा। इसके अलावा और कहानी कुछ भी नहीं है। कासिम रोंजो साहब की तरफ मैं आता हूँ। कासिम रोंजो साहब BNP के सेनेटर, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, उन्होंने
अख्तर मेंगल साहब के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या सलूक हुआ, उनको ताकतवर लोग लेकर गए और फिर उनको डायलिसिस भी था उनका होना, क्योंकि वो डायलिसिस पर हैं, तो 2 मरतबा डायलिसिस के लिए अस्पताल उनको लेकर जाया गया। फिर उसके बाद कासिम रोंजो साहब को जहाँ रखा गया था वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा थे, उनको मच्छर भी काटते रहे, फिर मलेरिया की वजह से अस्पताल लेकर गए, फ़ोन उनसे फ़ौरी तौर पर ले लिया गया। तो एक ख़ास जगह से तमाम मीडिया चैनल्स को, क्योंकि मीडिया को तो आपको पता ही है ना कि कंट्रोल्ड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पर किसी की कुछ नहीं चलती, और अनकरीब मैं भी एक ऐसा खड़ाक करूँगा कि सबको लग समझ जाएगी, तबीयत साफ़ हो जाएगी, मेरे पास वो शवाहिद मौजूद हैं, मैं वो शवाहिद सामने रख कर बात करूँगा कि किस तरीके से मुझे भी क्या क्या कुछ कहा जाता रहा है कि ये बोल दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और मैंने हमेशा सिर्फ एक बात कही कि मैं टाउट नहीं हूँ और मैं लिहाजा ये काम नहीं करूँगा। तो बहरहाल मीडिया को एक ख़ास जगह से मैसेज आया और कहा गया कि जी फ़लाँ जगह पर अपनी DSNG सैटेलाइट वैन्स और अपने रिपोर्टर्स को भेजिए और वहाँ पर कासिम रोंजो साहब 9 बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिर उसी ख़ास जगह से मैसेज आया तमाम मीडिया चैनल्स को कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होगी, और फिर उसी ख़ास जगह से वो जो 1 मिनट की वीडियो आई है कासिम रोंजो साहब की, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मुझसे ये ज़बरदस्ती अख्तर मेंगल साहब ने बयान दिलवाया, ये वीडियो भी उसी ख़ास जगह से आई है। और ये कहा गया उसमें कि जी मेरे सामने कागज़ रखा गया, जबकि कागज़ तो आप और मैं सब जानते हैं कि कागज़ कहाँ रखा जाता है। कागज़ सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू में था, कागज़ उस्मान डार के इंटरव्यू में था, कागज़ शेख रशीद के इंटरव्यू में था। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कागज़ वाली बात जो है ना, ये तो जुमला ही पिटा हुआ जुमला है, और ये जुमला तो कह देना ही बहुत कुछ और बता दिया करता है। उसके बाद जी आखिर में शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर मुलाकात की मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने, और उस मुलाकात के बाद आकर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की अडयाला जेल के बाहर, और उसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि मैं इमरान खान साहब के साथ था, हूँ और रहूँगा। और साथ में उन्होंने कहा कि जी ज़ैन कुरैशी साहब के बारे में मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे उन पर मुकम्मल भरोसा है, एतमाद है, और ज़ाहिर सी बात है कि बाप है तो औलाद है, और औलाद को लेकर यही कहेगा जी मुझे अपने औलाद पर, अपने बेटे पर मुकम्मल भरोसा है। लेकिन कहानी कुछ और है, मुझे पिछले 2 रोज़ से ये कहा जा रहा है, और जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ अब तक की खबर यही है। याहिया अफरीदी साहब की भी अब तक की खबर यही है। बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स कई मरतबा हो जाया करती हैं कि जी याहिया अफरीदी साहब ने पहले से हामी भर दी हुई है, हाँ कह दिया हुआ है, इसीलिए उनका नाम अनाउंस हुआ है, वरना वो ना होता। दूसरी तरफ यहाँ पर ये खबर मुझे मिली है और मुझे बताया गया है कि एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, आपने फैसल वाडा साहब को भी कहते हुए सुना होगा कि जी एक ज़ीरक सियासतदान हेड करेंगे इस फॉरवर्ड ब्लॉक को। तो मेरे लिए ये बड़ा हैरानकुन है कि ज़ैन कुरैशी साहब ने जो किया, उसके करने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का फिर भी ये कहना कि जी मुझे अपने बेटे पे मुकम्मल भरोसा है, एतबार है, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहेंगे कि जी ऐसा नहीं है और ज़ैन कुरैशी को फौरी तौर पर मेंबर कौमी असम्बली के तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और स्टेप असाइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब इसलिए है। और फिर 1-2 और जगहों से भी मैंने पूछा है कि मुझे बताया गया है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको हेड करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब। जी हाँ, ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब उसको हेड करेंगे, और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसके बनने के बाद या चीज़ें मज़ीद तय होने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी अडयाला जेल से रिहा हो जाएंगे। अब ये अब तक की खबर है, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन अब तक की इतलात यही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस फॉरवर्ड ब्लॉक को हेड करेंगे। और अगर आप ये डॉट्स को कनेक्ट करें तो बात आपको भी समझ में आ जाएगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि मुझे ज़ैन कुरैशी पर मुकम्मल भरोसा है, एतबार है, और फिर ज़ैन कुरैशी का स्लिप होना, ठीक है, और इस आइनी तरमीम के लिए वो बैकअप के तौर पे मौजूद थे, उनको इस्तेमाल किया जाना था कि अगर कहीं पे कोई वोट कम पड़ता तो ज़ैन कुरैशी को लाया जाना था। और फिर ज़ैन कुरैशी की जो वीडियो आई फौरी तौर पर इस वोटिंग के बाद, पहले नहीं आई, पहले उनको ख्याल नहीं आया, होश नहीं आया कि जी मुझे एकदम से मैंने टीवी देखा, जबकि बात तो बड़ी देर पहले से चल रही थी, कई घंटों पहले से चल रही थी, बल्कि 2 दिन पहले से चल रही थी कि ज़ैन कुरैशी जो हैं उन लोगों में शामिल हैं जो स्लिप हुए हैं। और उनकी वीडियो जब आई सामने तो वो भी किसी ख़ास जगह से तमाम रिपोर्टर्स को भेजी गई, और इसी तरह से फरहान विर्क नामी आदमी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए काम करता है और पहले PTI में था, उसने सबसे पहले वो वीडियो ट्वीट की थी और बाद में ज़ैन कुरैशी ने की थी, तो उससे भी सब वाज़ेह हो चुका था। और फिर भी उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब का यह कहना, और फिर जैसे कि मैंने आपको ये खबर दी है, आपको काफ़ी हद तक चीज़ें वाज़ेह हो चुकी होंगी। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।